प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग सदिशों के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने सदिशों के बारे में उनका सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है, उनके बीच के कोण कैसे निकाला जाता है आदि के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं। ठीक है। और हम पिछले चैप्टर में एक सरल रेखीय गति भी पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम वेक्टर में आ गए हैं, तो इसमें एक नई प्रकार की गति को पढ़ेंगे जो हमारी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट होने वाली है, हर एक पेपर में आती है, ज़्यादातर पूछा जाता है। कौन सी गति? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति। तो ये प्रक्षेप गति क्या कहलाती है? ठीक है। इतना तो हमें पता है कि जब किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर फेंका जाता है तो वह बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता हुआ चला जाता है। क्लियर? लेकिन जब किसी पत्थर को या पिंड को ऊर्ध्वाधर ना फेंक के किसी भी दिशा में फेंक दें, सपोज कर लो ये हमने पत्थर ना तो ऐसे फेंका ना ही ऐसे फेंका, इसको फेंका हमने ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, तो इस गति को हम कहेंगे प्रक्षेप गति। ठीक है। और ये किस प्रकार का रास्ता बना, मैथ में अभी हम थोड़े ही दिनों में पढ़ेंगे परवलय, तो उसकी जो आकृति होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रक्षेप गति आखिर क्या है। ठीक है। क्या? जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ना फेंक कर, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति ना कराकर किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, किसी अन्य दिशा में फेंका जाए या किसी अन्य दिशा में गति कराई जाए तो वस्तु की गति, या पिंड लिख रहे थे हम ना, तो पिंड की गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है। कोई पिंड है, उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ना फेंककर, मतलब ऊपर या नीचे ना फेंककर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए, तो उसकी जो गति होगी उसको हम लोग कहेंगे प्रक्षेप गति। तो एनी डाउट प्रक्षेप गति में? जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे तोप से निकले गोले की गति, तोप से निकले गोले की गति, तोप से यदि कोई गोला निकलता है तो उसकी गति कैसी होती है? जैसे सपोज कर लो ये है मेरी तोप, ठीक है, इससे मेरा एक गोला निकला, ये आया, ये कैसा आया? ये आया। तो इस प्रकार का कुछ पथ बनेगा, तो इस गति को क्या कहेंगे हम लोग? प्रक्षेप गति। या तोप से निकले गोले की गति कह सकते हैं, या और भी है, जैसे हवाई जहाज से बम गिरने की गति, ठीक, आदि। जैसे हम कोई हवाई जहाज को ही, ये जैसे सपोज कर लो ये एक हवाई जहाज है, इससे हम कोई गोला फेंकेंगे तो ये ऐसे सीधे तो जाएगा नहीं, हवा में तैरता हुआ कुछ इस तरीके का पथ बनाते हुए जाएगा।
तो इस गति को क्या कहेंगे हम लोग? प्रक्षेप गति। तो ये मेरी प्रक्षेप गति है। क्या है? जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ना गिराकर किसी भी दिशा में फेंक दो आप लोग, चाहे जैसे फेंको लेकिन ऊर्ध्वाधर ना फेंको, तो उस गति का नाम हो जाएगा हमारा प्रक्षेप गति। यही लिखा हुआ है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में गति ना कराकर किसी अन्य दिशा में गति कराई जाए तो पिंड की ऐसी गति को हम लोग प्रक्षेप गति के नाम से जानते हैं। उदाहरण में तोप से निकले गोले की गति, हवाई जहाज से कोई बम फेंका जाए तो उसकी गति, या और कह सकते कोई जैसे आसमान में कोई चीज़ उड़ रही है, अब वो नीचे गिरेगी, या हम कहते हैं रॉकेट उड़ रहा था और उसका ईंधन हो गया ख़त्म, तो अब वो जिस गति से नीचे गिरेगा उसी को कहेंगे हम लोग प्रक्षेप गति। तो चलिए प्रक्षेप गति को कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए उसी को आगे समझते हैं प्रक्षेप गति को। प्रक्षेप गति अभी हमने जानी कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर गति ना कराकर किसी अन्य दिशा में गति करवाई जाए तो उस गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या सर हम एक पत्थर को एक समान या ऋजु रेखीय गति से नीचे फेंकें और एक पत्थर को प्रक्षेप गति कराकर फेंकें, तो क्या ये समान समय में गिरेंगे या ये वाला जल्दी गिर जाएगा, ये वाला देर में गिरेगा? तो क्या होगा ऐसा? तो उसके लिए जानते हैं हम लोग क्या होगा। तो जब हम ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना, तो नोट में डाल लेंगे उसी के नीचे नोट, जब किसी पत्थर को प्रक्षेप कराकर प्रक्षेप गति से, ऐसा करो, गति से तथा प्रक्षेप गति से तथा स्वतंत्र रूप से नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए, नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो वह समान समय में एक साथ नीचे गिरेंगे। ना किसी को ज़्यादा समय लगेगा ना किसी को कम, नीचे गिरेंगे। ये प्रैक्टिकल की हुई बात है बेटा, इसको ओनली समझा जा सकता है या दिमाग में बैठाया जा सकता है कि जब किसी पत्थर को हम ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने के लिए छोड़ दें और उसको प्रक्षेप गति कराकर छोड़ें तो वो दोनों पत्थर समान समय में एक साथ नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब हम देखते हैं प्रक्षेप का पथ, जो इस लेसन का सबसे मोस्ट पार्ट है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसको सिद्ध करना। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए एक बहुत ही मोस्ट चीज़ जानते हैं जो हमेशा पेपरों में आता रहता है, प्रक्षेप का पथ। तो मोस्ट चीज़ डाल लेंगे जो हमेशा हमारी मेन सेंस में काम आएगी, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, अभी मैंने बताया ना, परवलयाकार होता है। अब इसकी हम लोग पुष्टि करते हैं कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। तो क्यों होता है? ठीक है, या ओनली इतनी हेडिंग डाल लो, प्रक्षेप का पथ या परवलयाकार होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पिंड को लिया, उसको प्रक्षेप गति कराकर छोड़ दिया। ये इसका y अक्ष है और ये इसका x अक्ष है। ठीक है, ये x अक्ष y अक्ष लिया और एक पिंड को लिया और प्रक्षेप गति करा के ये h ऊंचाई पर गया। किस गति से? प्रक्षेप गति से। ठीक है, तो यहाँ का मैंने कोण मान लिया थीटा है।
कितने वेग से फेंका इसको, u वेग से। यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज कर लो इसको t समय लगा, ठीक है। जो हमें भाषा में दिख रहा है सब इसमें लिखना है, ठीक है। एक कण को u वेग से हमने प्रक्षेप गति कराकर भेजा जो h ऊंचाई तक जाता है और t समय बाद पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, ठीक है। यहाँ तक जाता है और रुक जाता है। तो चलिए इसको जानते हैं, समझते हैं क्या है। क्या माना, कोई पिंड u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेप किया जाता है, जो अधिकतम ऊंचाई h तय करता है और t समय बाद पृथ्वी पर वापस आता है, ठीक है। हमने एक पिंड को u वेग से फेंका और जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा था, ये कहाँ तक गया, h ऊंचाई तक गया और t समय के बाद पुनः पृथ्वी पर आ गया। इतना हमने जो दिख रहा है वो हमने माना है। ये हमारा डेरिवेशन है, हर साल आता है। तो ये तो आप लोग लिख लोगे क्या, एक पिंड को u वेग से थीटा कोण बनाते हुए हमने फेंका जो अधिकतम ऊंचाई h तक जाता है और t समय के बाद नीचे आ जाता है, ठीक है। अब हमने तुम्हें घटकों में किसी वेक्टर को, ये वेक्टर है क्योंकि वेग है, सदिश राशि है, घटकों में वियोजित करना हमने तुम्हें बताया था। और ये भी बताया था कि क्षैतिज घटक u cos थीटा होता है और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा होता है, ये भी बताया हुआ था। तो चलिए देखते हैं। तो हम कहेंगे u को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, तो u को घटकों में वियोजित करेंगे तो जो क्षैतिज घटक आएगा, क्षैतिज घटक क्या आएगा, क्या होता है ux, उसमें था ah तो यहाँ u है तो ux क्या आएगा u cos थीटा। और जो हमारा लंबवत घटक आएगा वो क्या आ जाएगा, लंबवत घटक क्या आएगा uy बराबर u sin थीटा, ठीक। ये हमने क्षैतिज घटकों में वियोजित कर लिया। अच्छा बेटा एक बार बताओ, इसने यहाँ तक सपोज कर लो x दूरी चली, तो क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। क्या, क्षैतिज दिशा में चली दूरी, इसी क्षैतिज दिशा में चली दूरी को कहते हैं प्रक्षेपरास। क्षैतिज दिशा में चली दूरी, कभी भी वो प्रक्षेपरास भी पूछे, इसको आर्थ पे जैसे करते हैं, अभी आगे पढ़ाएंगे। क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी हमें निकालनी है। क्या होता है बेटा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी, या मैं कह सकता हूँ कितनी दूरी चली, x दूरी चली, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो क्षैतिज दिशा में चाल कितनी है, u cos थीटा, ठीक है। या अभी ले लो ux और गुणा समय कितना लग रहा है t, u की वैल्यू कितनी है, सॉरी ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा और इंटू t। यहाँ से यदि मैं t की वैल्यू निकालूँ कितनी आएगी, x अपॉन u cos थीटा। समीकरण नंबर 1 कहाँ निकाली मैंने दूरी, क्षैतिज दिशा में जो भी दूरी चली थी उसको निकाला, क्या आई, x अपॉन u cos थीटा। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ लंबवत दिशा में चली दूरी, या कह सकते हैं ऊर्ध्व दिशा में चली दूरी।
तो ऊर्ध्व दिशा में कितनी दूरी चलेगा, चलिए देखते हैं कितनी दूरी चली। देखो ऊर्ध्व दिशा में तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये दूरी थी। अब ये दूरी कैसे नापेंगे, कितनी ऊंचाई तक गया वो, h ऊंचाई तक। तो h बराबर, पहले फॉर्मूला लगाओ, s बराबर गति का समीकरण ut माइनस, क्योंकि ऊपर नीचे से ऊपर की ओर 1/2 GT²। अब u क्या है इसमें, ऊर्ध्व घटक, तो u y, तो s कितना है, h चली है दूरी, u y कितना है, u sin थीटा, और t माइनस 1/2 GT²। क्लियर। अब यदि मैं यहाँ पे t का मान रख दूँ तो हमारा एक परवलय बन जाएगा, या फिर हमने यहाँ पे कितनी दूरी चली, y, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, क्योंकि दूरी तो इसने y चली ना यहाँ पे, जितनी दूरी पर गया था यहाँ तो हमने जी अधिकतम ऊंचाई मान ली, वैसे अधिकतम ऊंचाई यहीं पे h रखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो y चली, तो रखेंगे y बराबर u sin थीटा, और यहाँ पे सॉरी पहले लिख दो t का मान, क्योंकि डायरेक्ट रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा रखने पर। तो t का मान हम रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर u sin थीटा इंटू t कितना है, x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g गुणा, यहाँ x रखेंगे तो x² अपॉन u² cos² थीटा। तो इसको यदि मैं सॉल्यूशन करूँ, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan, u से u कैंसल, तो y बराबर आ गया x tan थीटा माइनस 1/2 g x² अपॉन u² cos² थीटा। तो यहाँ से ये हमारा पथ आया। अब इसको हम लोग देखेंगे ये कैसा है। x में एक घात है, यहाँ x क्यों आएगा बेटा, हाँ ये वाला x आएगा, सॉरी। x में 2 घात है, y में 1 घात है। जब ऐसा होता है तो परवलय होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले आप लोग इस प्रक्षेप के पथ को नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से लगा हुआ है। पहले क्षैतिज दिशा में दूरी निकाली, फिर ऊर्ध्व दिशा में दूरी निकाली, और t का मान उठा के रख दिया, तो हमारा बन गया x tan थीटा माइनस 1/2 g x² u² cos² थीटा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। देखिए बेटा, जो हमारे प्रक्षेप का पथ आया वो कुछ इस तरीके से आया, क्या, y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 g x² अपॉन u² cos² थीटा। तो यहाँ जरा गौर से देखिए, y की 1 घात है, x की 2 घात, और जो परवलय का बेटा समीकरण होता है रियल y² बराबर 4ax। यदि x की 1 घात हो, y की 2 घात हो, तो जो समीकरण बनता है उसी को कहते हैं परवलय, ठीक है। तो यहाँ पे जो समीकरण बना है, देखो y की 1 घात है, या फिर y की 2 घात हो x की 1 घात, या x की 2 घात y की 1 घात। तो ये दोनों परवलय होते हैं, लेकिन ये जो बना है परवलय इस टाइप का बना है, x² बराबर 4ay, ठीक है। तो ये देखिए x की 2 घात y की 1 घात, अतः यहाँ पे हम लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण में y की घात 1 है तथा x की घात 2 है, अतः यह परवलय को निरूपित करता है। अतः यह परवलय को निरूपित करता है। जब ये परवलय को निरूपित करता है, अतः प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है, क्लियर। देखो ये हमारा समीकरण आया, और ये हमारा y की 1 घात है, x की 2 घात है। तो ये किसको निरूपित कर रहा है, परवलय को निरूपित कर रहा है। इससे हमारा सिद्ध हो गया कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार
कार होता है। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए और इसको डाल लीजिए वेरी वेरी मोस्ट। कभी कभी जेईई मेंस में ये समीकरण ही पूछ दिया जाता है कि प्रक्षेप के पथ का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, तो y बराबर एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ये आज हमने सिद्ध कर लिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम प्रक्षेप का उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप परास आदि के बारे में जानेंगे और हमारा जो ये वाला लेसन है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, मैंने आप लोगों को कहा था कि लगा लेना, लगा लिए होंगे तो ठीक है, वरना मैं कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके बाद इस लेसन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।